अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बाखबर सुबह। मैं हूं फैसल अब्बासी। इस उम्मीद और यकीन के साथ कि सुबह तमाम इंसानों के लिए सलामती का पैगाम लेकर आई है और यकीनी तौर पे आज बहुत बड़ी डेवलपमेंट, जब हम इंसानियत की बात करते हैं तो करतारपुर जो राहदारी है उसका संगे बुनियाद रखा जा रहा है। खुशाइन कदम है पाकिस्तान की जानिब से, दुनिया भर में इसे वेलकम किया जा रहा है। आज के प्रोग्राम में बहुत सी खबरें, बहुत से मामलात आपके साथ शेयर करेंगे। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं। लाहौर से काजी नदीम इकबाल और मोहम्मद नवाज संगरा, पेशावर से ज़ीशान काका खेल, इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं ज़ीशान जावेद, इकराम होती और सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट 92 न्यूज़ सुहेल इकबाल भट्टी साहब। तमाम नुमाइंदगान का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले जिस मामले पर बात करेंगे, इंतहाई अहम मामला। इससे पहले हमने देखा कि कुछ NGOs को लेकर और बिलखुसूस गैर मुल्की जो फंडिंग के इदारे हैं जो यहाँ पे काम कर रहे थे, जो यहाँ पाकिस्तान के बहुत से प्रोजेक्ट्स को स्पॉन्सर्स कर रहे थे, उनके लिए खासी मुश्किलात भी थीं। लेकिन अब हुकूमत की जानिब से नई पॉलिसी बनाए जाने की बातें की जा रही हैं। काजी नदीम इकबाल साहब, आपसे जानना चाहूँगा ये नई पॉलिसी क्या होगी, इसमें कौन कौन से इदारे होंगे और बिलखुसूस INGOs के जो शिकवे थे, क्या इस पॉलिसी के बाद वो शिकवे भी दूर हो जाएंगे? देखिए, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने जो हाल ही में मीटिंग की है उसमें उन्होंने वाज़ह किया है कि मुल्क की मईशत को बेहतर बनाने के लिए ज़रूरी है कि वो तमाम कर्ज़े जो कि हम बैरून मुल्क से लेते हैं और मुल्की इदारों से लेते हैं, उसके लिए एक नई पॉलिसी तश्कील दी जाए जिसमें ये बात वज़ह की जाए कि हमने किस मद के लिए पैसा लिया था और कहाँ पे खर्च हो रहा है। अगर हमने किसी कर्ज़ को उतारने के लिए मज़ीद कर्ज़ लेना है तो ये पॉलिसी अब नहीं चलेगी। आने वाले दिनों में नया पाकिस्तान जो है वो सिर्फ इसी बुनियाद पे होगा कि जिस मद में कर्ज़ा लिया जाए उसी मद में खर्च किया जाए। इस ज़िम्मन में उन्होंने वफाकी वजारतों, वफाकी इदारों, सूबाई तमाम सूबों को, रियासत ज़ात जम्मू कश्मीर को और गिलगित बिल्तिस्तान के जो सेक्रेटरी ख़जानाज़ हैं और चीफ़ सेक्रेटरीज़ हैं, उनको हदायत की है कि वो गुज़श्ता सालों के दौरान जो लिया गया कर्ज़ है उसकी तफसीलात से आगाह करें, जिसमें ये बताया जाए कि किस गैर मुल्की इदारे से हमने लोन लिया, उस लोन की शराइत क्या थी, जब वो MOU साइन हुआ उसमें क्या मद्दात थी और MOU साइन होने के बाद जब हमें कर्ज़ दिया गया वो कितनी अकसाद में था और वो जो कर्ज़ लिया गया उसको किस मद में खर्च किया गया। यही नहीं, उस कर्ज़ को देने वाले इदारे ने यहाँ पे ट्रेनिंग के नाम पर कितने बंदे यहाँ पे भर्ती किए, उसके ऊपर कितना खर्च हुआ और जो दीगर खर्चात हैं जो कि मुतलका काम के ऊपर लगे नहीं, वो कितने थे। इस नई पॉलिसी बनाने का मकसद ये भी है कि आने वाले दिनों में हुकूमत चाहती है कि जो हुकूमत के ऊपर गैर मुल्की कर्ज़े हैं उनकी शरह में बतदरीज कमी की जाए और ऐसी पॉलिसी तश्कील दी जाए जिसके तहत जो साबका कर्जा जात हैं उनको बासानी और बर वक्त उतारा भी जा सके, क्योंकि सूद दर सूद देने की जो पॉलिसी है मौजूदा हुकूमत उसकी नफ़ी करना चाहती है। इस ज़िम्मन में हमें ये भी बताया गया है कि वज़ीर-ए-आज़म ने हदायत की है कि वो तमाम कर्ज़ जो हमने बाहर से लिए हैं उसकी डिटेल एक परफार्मे की सूरत में सामने आए ताकि महकमा ख़जाना को भी समझ लगे कि कर्ज़े हैं कितने, वफाक की वसातत से कितने लिए गए हैं, सूबों ने वफाक को और जामर बना के कितने कर्ज़े लिए हैं और आज खुद कितने MOU साइन करके कर्ज़े लिए गए हैं। यहाँ पे ये बात बड़ी अहम है कि जो मज़कूरा इजलास में जिसमें ये फ़ैसला किया गया उसमें ये बात भी सामने आई कि कई ऐसे गैर मुल्की लोन्स हैं जो लिए तो गए किसी और मद्दात में, लेकिन बाद में उनको रीशेड्यूल करवाने के लिए भी काम नहीं किया गया, जिसके बायस उनके ऊपर एक बड़ी तादाद में हमें बोझ का सामना करना पड़ा। तो वज़ीर-ए-आज़म ने हदायत की है कि चाहे सूबाई दारुल हुकूमत हैं या चाहे वफाकी इदारे हैं या वजारतें हैं, वो कर्ज़ा लाना चाहते हैं तो अपने तौर पर लें, लेकिन उसके ऊपर वजारत ख़जाना हुकूमत पाकिस्तान जो है उसको ज़रूर एतमाद में लिया जाए। सूबों की खुद मुख्तारी के हम वो कहते हैं ख़िलाफ़ नहीं है, लेकिन हम तमाम जो मामला हैं उनको रेगुलेट करना चाहते हैं और एक ऐसी पॉलिसी तश्कील देना चाहते हैं जिसका ऊपर वफाक और सूबे यकसा तौर पर अमल पैरा हों और आने वाले दिनों में बाहर से जो कर्ज़ है उसकी शरह में बतदरीज कमी की जाए और ये उसी वक्त मुमकिन है जब एक पॉलिसी अच्छा इक़दाम है। माजी में हम देखते हैं कि फाइनेंशियल डिसिप्लिन का फुकदान रहा, लेकिन मुस्तकबिल के हवाले से तो नई पॉलिसी वज़ा की जा रही है, लेकिन माजी के अंदर जो कर्ज लिया गया जिन मकासद के लिए हासिल किया गया उससे क्या वो मकासद हासिल हुए या नहीं, और क्या वो खर्च उन मतलूबा जो अहदाफ थे उनको हासिल करने के लिए वहीं पर खर्च हुआ या नहीं। क्या इस मामले की भी कोई तहकीकात, कोई इंक्वायरी ज़ेरे गौर है या सिर्फ मुस्तकबिल के लिए ही पॉलिसी के ऊपर अमल दरामद होगा? नहीं भट्ट साहब, आपकी बात बड़ी वैलिड है। इस सिलसिले में हमने माजी में भी खबरें दी हैं और निशानदेही की है और आपकी बात को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। इस सिलसिले में जो माजी में ख़ास तौर पे पिछले 15 सालों में जो कर्ज़ लिए गए हैं
उसके ऊपर एक अलग से तहकीकात जारी हैं कि वो कर्ज कितने थे, किस मद में लिए गए और उस पर खर्च हुए कि नहीं, और अगर खर्च नहीं हुए तो उसकी वजूहात क्या थी, उसके ज़िम्मेदारान को थे। इस सिलसिले में महकमा खजाना पंजाब, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट और इसके अलावा वो दूसरे महकमे जिनके लिए कर्ज लिया गया था उनके सेक्रेटरीज को ऑन बोर्ड लिया गया है और इस ज़िम्मे में अलग से रिपोर्ट्स की तैयारी जारी है पंजाब की हद तक, तो जबकि वफाक की हद तक भी इस सिलसिले में जो फाइनेंशियल मामलात हैं उनको बेहतर बनाने के लिए और रेगुलेट करने के लिए काम जारी है। हम यहाँ पे ये भी बताना ज़रूरी समझता हूँ कि मौजूदा जो हुकूमत है उसने फ़ैसला किया है कि आगे की तरफ देखते हुए माजी की जो गलती हैं उनसे सबक सीखते हुए ऐसी पॉलिसी तश्कील दी जाए जिससे इदारे मजबूत हों और इदारों का जो कर्ज़ों का बोझ है वो कम से कम होता जाए और कोशिश की जाए कि अपने जो वसाइल हैं उसके अंदर रहते हुए तरक्याती जो फंड्स हैं उसको किया जाए। इस सिलसिले में जो पॉलिसी बनाने के लिए जिन इदारों को हदायत की गई हैं वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से, उनको ये भी वाज़ेह किया गया है कि आइंदा माली सालों के दौरान जो तरक्याती बजट होगा वो ज़मीनी हक़ाइक़ और वसाइल को मद्देनज़र रखते बनाया जाएगा। ऐसा नहीं किया जाएगा कि वसाइल दस्तयाब नहीं है और मुख्तलिफ मदाद में फ़ंड बना दिए जाएँ। और इस सिलसिले में सबसे अहम बात जो की गई है वो ये है कि पॉलिसी तश्कील देते वक्त सूबों को ये हदायत भी जारी की गई हैं कि जब वो अपने बजट्स बनाएं तो उसमें ब्लॉक एलोकेशन की बजाय स्कीम टू स्कीम फंड्स रखें ताकि हर बंदे को पता हो सके कि किस स्कीम के लिए कितना फंड था, उसमें गैर मुल्की फंडिंग का आंसर कितना था, पॉलिसी जो जिसका तैयार करने का फैसला तो कर लिया गया है, कब तक इम्कान है कि इस पॉलिसी की मुतलका फोरम से मंजूरी के बाद इसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा? देखें, इस सिलसिले में सूबों ने जो सिफारिशें देनी है उसके लिए उनको 20 दिन दिए गए हैं। 20 दिन के अंदर सूबे अपनी रिपोर्ट्स देंगे और अपनी सिफारिशात भी देंगे। यही नहीं, जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है उसके दीगर मालियाती इदारे हैं जिनसे मुल्की सतह पर कर्जा लिया जाता है, उनसे भी सिफारिशात मांगी गई हैं और उनको कहा गया है कि वो ऐसी सिफारिशात दें जो ज़मीनी हक़ाइक़ से मुताबिक रख और आने वाले दिनों में पाकिस्तान को आगे ले जाने के लिए बेहतर साबित हो सके। और मौजूदा हुकूमत काजी साहब बड़ा डिटेल आपने इससे मुतालिक बताया है और अब देखते हैं ये पॉलिसी किस हद तक कारफरमा होती है। एक और इंतहाई अहम मामला, पहले भी अपने प्रोग्राम में हमने इसको पॉइंट आउट किया था कि नैब में बहुत से लोग ऐसे हैं जो डेपुटेशन पे हैं और उनका तजर्बा भी नहीं है। इस मामले पे सुप्रीम कोर्ट ने हिदायत भी दी, तहकीकाती कमेटी भी बन गई है। बट ये सब एहतसाब का अमल जो सबसे अव्वलीन नारा है और सबसे अव्वलीन सिलसिला है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत का, और एहतसाब की जब पाकिस्तान में बात करते हैं तो वो नैब के बगैर या नैब में इस्लाहात के बगैर मुमकिन नहीं है। इन अफसरान का क्या हो रहा है जिनका तजर्बा ही नहीं है? एग्जैक्टली फैसल, बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा। पाकिस्तान से करप्शन के खात्मे, शफाफियत और मेरिट की पासदारी के लिए नैब गुज़श्ता 17 सालों से कोशां है, लेकिन हम देखते हैं कि मुख्तलिफ अदमार में बड़े बड़े स्कैंडल्स के नैब ने तहकीकात का आगाज़ किया, इंक्वायरीज हुई, लेकिन अल्टीमेटली उस करप्शन का खात्मा नहीं किया जा सका। या तो मुल्ज़मान छूट गए या उसके बाद सोसाइटी के अंदर नैब ने जो अपना डेटर्स कायम करना था वो नहीं कायम कर पाए। इसकी बहुत सी वजूहात थी। उसके बाद मुख्तलिफ अदवार में हम सुनते रहे कि नैब के अंदर अब इस्लाहात लाई जा रही हैं और सबसे बड़ा जो मसला पॉइंट आउट माजी के अंदर होता रहा कि नैब के अंदर नैब की कैपेसिटी नहीं है, नैब के अंदर रेलेवेंट तजर्बे के हामिल अफसरान मौजूद नहीं है, जिसके नतीजे में इंक्वायरी स्टेज के ऊपर, इन्वेस्टिगेशन के स्टेज के ऊपर और रेफरेंस दायर करने के अमल के दौरान जो लकूनाज रह जाते हैं, जो कमजोरियां रह जाती हैं, उसके नतीजे में अल्टीमेटली उसका बेनिफिट हासिल करते हैं करप्शन में मुलविस मुल्ज़मान। लेकिन हमने देखा कि चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल साहब ने जब गुज़श्ता साल उन्होंने चार्ज संभाला तो उसके बाद उन्होंने नैब को असर नौ उसकी तश्कील करने की न सिर्फ कोशिश की, इस्लाहात मुतारिफ करवाने का उन्होंने ऐलान किया, बल्कि नैब की कारकर्दगी भी कुछ बेहतर बनाने के अंदर वो माविन साबित हो रहे हैं। लेकिन इस मामले के ऊपर जब माजी के अंदर नैब अपना सही तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाया तो इस मामले के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को शिकायत मसूल हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने खुद नोटिस लिया कि नैब के अंदर माजी में आला उहदों के ऊपर ऐसी तकर्रियां की गई जिसके अंदर कवायद व ज़वाबित को, मेरिट को, नैब के TCS रूल्स को, टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ सर्विसेज को मद्देनजर नहीं रखा गया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म के ऊपर सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन की सरबराही में कमेटी कायम की गई। कमेटी ने बहुत तफसील के साथ अफसरान के तकर्रियों का जो उस वक्त उन एडवर्टीजमेंट के बाद उनकी हायरिंग हुई, उनका तमाम रिकॉर्ड, उनकी क्वालिफिकेशन, रेलिवेंट एक्सपीरियंस का जायजा लिया तो वही मामला पॉइंट आउट हुए कि बेशुमार अफसरान जिनका मतलूबा तजर्बा नहीं था वो मुख्तलिफ असर और रसूख की बुनियाद के ऊपर खिलाफ ज़ाब्ता, खिलाफ कानून नैब के अंदर माजी के अंदर तकर्रर हासिल करने में कामयाब हुए।
जिसके अंदर जो रिपोर्ट हमें मसूल हुई थी, जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा भी हुई थी, उसमें बताया गया कि कुछ अफसरान फिजिकल प्लानिंग एंड हाउसिंग डिपार्टमेंट खैबर पख्तूनख्वा से, उसके साथ साथ महकमे ज़राअत से, सुई नॉर्दर्न से, कराची पोर्ट ट्रस्ट से और दीगर महकमों के अंदर जो मुलाजमत करते थे, उस मुलाजमती सर्टिफिकेट की बुनियाद के ऊपर उनकी तकर्री अमल में लाई गई थी। इंक्वायरी कमेटी ने अपना काम मुकम्मल किया और ये उन्होंने सिफारिश की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से कि वो तमाम अफसरान जो इस वक्त नैब में आला ओहदों पर तैनात है, जिनका रेलेवेंट एक्सपीरियंस नहीं साबित हो सका, जिनके पास मतलूबा डिग्री तजर्बे की शराइत पर पूरा नहीं उतरे, उनको उनके जो मुतलका डिपार्टमेंट से जहां से वो पहले मुलाजमत करते थे उनको वापस भेज दिया जाए। ये एक नरम हाथ रखा गया था, बजाय इसके कि उनके मिसकंडक्ट के खिलाफ कोई कार्रवाई की जाती। एटलीस्ट ये कहा गया कि नैब के अंदर रेलेवेंट एक्सपीरियंस के लोगों को भर्ती होना चाहिए और उनको वापस जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये मामला उस इंक्वायरी रिपोर्ट के हमरा चेयरमैन नैब को अरसाल किया कि आप कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हैं, इस मामले के ऊपर एक्शन लें। हम देखते हैं कि इसके अंदर दो आला ओहदों पर तैनात अफसरान, जिसके अंदर इस वक्त डीजी नैब खैबर पख्तूनख्वा फरमानुल्लाह हैं और उसके साथ साबिक जो डीजी सखर तैनात थे फयाज अहमद कुरैशी, अब उनको रिसेंटली नैब में डायरेक्टर ट्रेनिंग डीजी ट्रेनिंग के ओहदे पर तैनात किया गया है। इन दोनों अफसरान के मुतल्लिक भी इस इंक्वायरी रिपोर्ट के अंदर वाज़े तौर पर लिखा हुआ कि इनके पास मुतलका तजर्बा नहीं है। हम देखते हैं कि फरमानुल्लाह साहब जो कि इस वक्त डीजी नैब खैबर पख्तूनख्वा हैं, वो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का जो फिजिकल प्लानिंग एंड हाउसिंग का डिपार्टमेंट है, उसका उन्होंने तजर्बे की सर्टिफिकेट अपने इनिशियल अपॉइंटमेंट के वक्त पेश की थी। उसके साथ साथ वो फ्रंटियर हाईवेज अथॉरिटी पिशावर में अपॉइंट रहे, उसकी उन्होंने अपनी वहाँ पर सर्टिफिकेट पेश की थी और उसके साथ उन्होंने एक इदारे के इंटरनल ऑडिट का तजर्बा दिया। इंक्वायरी कमेटी ने कहा कि ये नैब के TCS रूल्स के मुताबिक रेलेवेंट, इनके पास इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन और लीगल मैटर का तजर्बा नहीं, इनको इनके इदारे में वापस भेज दिया जाए। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात है जो कि तौहीन अदालत के जुमरे में आते हैं। लेकिन अफसोस के साथ कि कई माह गुजरने के बावजूद ये रिपोर्ट नैब में स्टक हुई है। पहले एक नैब के कुछ अर्सा कबल एक नैब के ऑफिसर रिटायर हुए, उन्होंने इस मामले को दबाए रखा, चेयरमैन नैब तक नहीं पहुंचने दिया। अब इतलात ये हैं कि ये मामला चेयरमैन नैब की टेबल तक पहुंच चुका है, लेकिन अभी भी कुछ अफसरान इस मामले की राह में रुकावट है। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल साहब ने कौम से वादा किया था कि पाकिस्तान से करप्शन का खात्मा करेंगे, नैब में इस्लाहात करेंगे और नैब के अंदर भी जो खिलाफ ज़ाब्ता कोई काम नहीं होगा। लेकिन ये फाइल, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का हुक्म, ये चेयरमैन नैब से पूछ रहा है कि इस हुक्म के ऊपर अमल दरामद क्यों नहीं हुआ। और उसके बाद अगर हम डीजी नैब खैबर पख्तूनख्वा की बाबात करें, वो अब इनसे मुतल्लिक और पहले डीजी सखर से मुतल्लिक नैब को बहुत सी शिकायत मसूल हुई थी, जिसके नतीजे में डीजी सखर को तब्दील किया गया, उनके हेडक्वार्टर में बुलाया गया। तमाम जो डीजी नैब खैबर पख्तूनख्वा हैं, उनसे मुतल्लिक भी बहुत से इल्ज़ामात उठते हैं, सवालात उठते हैं कि उनकी एक सियासी जमात के साथ वाबस्तगी है जो कि एक अपोजिशन की जमात है और इस वक्त वो खैबर पख्तूनख्वा में आला ओहदे पर तैनात हैं, डीजी हैं। तो चेयरमैन नैब को इस मामले को देखना चाहिए कि उनके ऊपर जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की इंक्वायरी रिपोर्ट की रोशनी में कोई कार्रवाई नहीं की गई, उनके ऊपर सियासी वाबस्तगी का इल्ज़ाम आ रहा है। उसके बाद एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न की सेक्रेटरी की जो रिपोर्ट थी, उसकी रोशनी में उन्होंने अपने मुतलका डिपार्टमेंट में वापस जाना था। उन्हें वापस भेजने में कौन से अफसरान रुकावट बने, किस अफसरान ने तखीर से इस मामले को दो चार किया। हमारे कुछ कानूनी माहिरीन से हवाले से बात हुई, उनका ये कहना था कि चेयरमैन नैब को मिसगाइड किया जा रहा है। ये ऐसा संगीन मामला है कि इस मामले के ऊपर मिसकंडक्ट के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जुडिशल काउंसिल में एक रेफरेंस भी दायर हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट का एक वाज़ेह अहकामात हैं और नैब के वो अफसरान जिनकी अपनी तकर्री खिलाफ ज़ाब्ता साबित हो चुकी है, वो बैठ के करप्शन की रोकथाम के लिए अरबों रुपए के करप्शन के स्कैंडल की तहकीकात कर रही हैं। दुनिया का कोई कानून इस बात की इजाज़त नहीं देता कि जो किस अफसर के ऊपर क्वेश्चन उठ गया है, जिसकी वाबस्तगी के ऊपर क्वेश्चन है, उसको आप फौरी तौर के ऊपर साइड लाइन करते हैं और उसके बाद एक मुतलका कॉम्पिटेंट फोरम ने और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इंक्वायरी रिपोर्ट की रोशनी में कहा कि इनको अपने मुतलका इदारों में भेजना चाहिए। तो मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ा लीगल एक क्वेश्चन सामने आ रहा है कि वो अफसरान जिनके जिम्मे इंक्वायरी अथॉराइज करने का इख्तियार है, जिनके खिलाफ अरेस्ट वारंट करने के पास जिसके पास इख्तियार है, उनकी तकर्रियाँ खिलाफ ज़ाब्ता साबित हुई, तो चेयरमैन नैब को सबसे पहले नैब के अंदर इस्लाहात का अमल करना चाहिए ताकि जो मेरिट की शफाफियत की पासदारी की बात है, बदउनवानी का खात्मा है, उसका नैब के अंदर जो माजी के अंदर जो कुछ गड़बड़ हुई उसका इस्लाह भी ज़रूरी है। फिर हम पाकिस्तान से करप्शन का मौसर तरीके से खात्मा करने में कामयाब हो पाएंगे। बड़ी साहब, एहतसाब करने वाले खुद जब खिलाफ ज़ाब्ता हैं तो वो दूसरों का एहतसाब क्या करेंगे, उनको ज़ाब्ते का और कानून का क्या दर्स दे सकेंगे। एक और अहम मामला, पेशावर से जीशान काकाखेल हमारे साथ मौजूद हैं। जीशान, एयर मॉनिटरिंग मशीन आप बता रहे हैं कि KP के अंदर ख़राब है, कितने अरसे से ये ख़राब है
बुनियादी तौर पे इस मशीन का काम क्या है और इस मशीन के ख़राब होने की वजह से नुकसानात क्या हो रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए ये खैबर पख्तूनख्वा इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी इदारा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात के पास जो है एक मशीन था जिसका नाम है स्टेशनरी एयर मॉनिटरिंग मशीन, जिसको जापान ने जो है जापान के तावन से ख़रीदा गया था करोड़ों रुपए की मालियत से। वो तकरीबन 4 साल से ख़राब है। उस पर आखिरी बार जब रीडिंग ली गई थी वो 2014 थी। इस मशीन का काम जो है हवा में मौजूद मुख्तलिफ पार्टिकल्स और अनासर का जो है डिडक्शन करना है, जिस तरह कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, लेड और इस समेत और बहुत सारे माहौल दुश्मन अनासर का और पार्टिकल्स का जो है डिडक्शन यही मशीन करता था, लेकिन वो पिछले 4 सालों से ख़राब है। ये इसमें ये बात भी काबिल ज़िक्र है कि इसको जब लाया गया, ख़रीदा गया, तो इसकी तनसीब जो है ज़मीन पर करनी थी। बेनेट लेवल जो कहते हैं इसको, उस मकाम पर इसका तनसीब करना था, लेकिन या तो लाइल्मी का है या जो है मुतल्लिका इदारे की गफलत। तो इनको इमारत के आखिरी मंजिल पर लगाया गया है, जो साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल ठीक नहीं है। ये मशीन जो है कई सालों से ख़राब है, जिसकी वजह से न तो रोज़ाना की बुनियाद पर माहौल में मौजूद ख़तरनाक अनासर का जो है जानबीन किया जा सकता है, उनको जांचा जा सकता है, बल्कि जो माहौल में मौजूद पार्टिकल्स जो है उसकी वजह से जो बीमारियाँ फैल रही है उसके तदारुक को भी किया जा सकता है। इस इदारे के जब हमने चीफ एनालिस्ट से बात की तो उन्होंने कहा कि हमारे पास इस मशीन को मेंटेन करने के लिए फंड नहीं है, चूँकि इस मशीन को मेंटेन करने के लिए सालाना जो है 30 से 32 लाख रुपए दरकार होती है, क्योंकि इसमें सेल्स लगते हैं, बैटरी होती है, और दूसरी बात यह कि चूँकि ये मशीन जापान की टेक्नोलॉजी पर बनाया हुआ है और पाकिस्तान में इसके लिए वो रिक्वायर्ड कंडीशन नहीं है, तो इस वजह से इसमें ज़्यादातर फॉल्ट्स आते हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि इस मशीन के ख़राब होने की वजह से हम अभी एक छोटा सा मशीन इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम है हाई वॉल्यूम ईयर सैंपल, जो महदूद इलाके का जो है ईयर सैंपलिंग लेकर डिटेक्शन करता है, लेकिन उसका रिजल्ट जो है इतना काबिल कबूल और काबिल इज़बार नहीं होता। और यही वजह है कि खैबर पख्तूनख्वा में जो है हवा की आलूदगी और सूती आलूदगी जो है सबसे ज़्यादा है। 2016 में जो है WHO ने खैबर पख्तूनख्वा में पेशावर को जो है दुनिया का दूसरा पोल्यूटेड सिटी, आलूदा तरीन शहर का करार दिया है। होना ये चाहिए था कि खैबर पख्तूनख्वा जो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी है, EPA, वो तवज्जो देते इस तरफ के, जो एक तरफ WHO ने अलार्मिंग सिग्नल दिया है कि खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान दुनिया में जो है पेशावर जो है पोल्यूटेड सिटी है, लेकिन तवज्जो देने के बजाय जो है एक सबसे अहम आला जो है खराब है, लेकिन वो जो है बैठे हुए हैं। पाकिस्तान के अंदर इस्तेमाल होती है, उसके लिए टेक्नीशियन भी मौजूद हैं और उनको ऑपरेट करने वाले लोग भी मौजूद हैं। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन यहाँ पर हैरान कुन तौर पर 2014 में मशीनरी लाई गई, अब इसके ना टेक्नीशियन मौजूद है ना मशीन चलाने के लिए ऑपरेटर। तो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत इसके ऊपर खामोश क्यों है? और सिर्फ 30 लाख रुपए की एक मामूली सी रकम चाहिए इस मशीन की देखभाल और इसके पुर्जों की तब्दीली के लिए, तो ये 30 लाख रुपए फराहम करने में कौन सा इदारा रुकावट है? देखिए कोई इदारा भी जो है रुकावट नहीं है। लगता है इस तरह है कि जो मुतल्लिका इदारा है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी, वही उनकी जो है गफलत है और वही जो है चीफ मिनिस्टर साहब को या दीगर जो है उनको फंड के लिए नहीं कह रहे। अभी जब हमने इनको ये चीज़ हाईलाइट किया तो तभी उन्होंने कहा कि हमने जो है तो भेजा हुआ है मरासला और जल्दी वो मंजूर होगा और तभी इस पर हम जो है इस पर टिक करके जो है फाइल बनाया जाएगा। और टेक्नीशियन जो है इसका मौजूद नहीं है, या तो जो है इनकी गफलत है या जो है इनके मुताबिक हम जो है दूसरे शहरों से टेक्नीशियन लाना पड़ता है, तो यही हमारे लिए सबसे बड़ा मुश्किल है। और इनका ये भी कहना है कि ये जो मशीन है ये बहुत ज़्यादा एडवांस है और इस एडवांस टेक्नोलॉजी को समझने में हमें काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। सही, तो कोई अब एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी की जानिब से कोई उम्मीद दिलाई गई है कब तक इसका टेक्नीशियन और ऑपरेटर या नया भर्ती किया जाएगा या कहीं से इनको तलाश करके लाया जाएगा कि इस मशीन को चला सकें, और 30 लाख रुपए का भी कब तक हसूल मुमकिन हो सकेगा? देखिए इनके मुताबिक जो है अभी हमने मरासला भेजा हुआ है वज़ीर आला
खैबर पख्तूनख्वा को, और जल्दी वो मंजूर हो जाएगा। और इनके सबसे जो बड़ा मसला यही है कि जो इनका लैब था, लेबॉर्ट्री थी, जो इन सारे चीज मामलात को देख रहे थे, तो वो ऑफिस जो है दूसरी जगह पर शिफ्ट हुआ है और ये मशीन जो है ये एक दूसरी जगह पर रह गया है। तो यही सबसे बड़ी रुकावट है कि मतलब जो इनके देखने वाले थे, जो एनालिसिस करने वाले थे, और जो जिसकी जिम्मेदारी थी ये मशीन का देखभाल करना, वो उनका ऑफिस जो है दूसरी जगह शिफ्ट हुआ है। और ये जो है स्टिल अभी तक एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के जो मेन ऑफिस है उसमें जो है लगाया गया है। और इनके मुताबिक इसको ले जाने में मतलब किया ये हो रहा है, एयर मॉनिटरिंग मशीन जो है वो खराब है और ये बहुत बड़ा मसला बन गया है, लेकिन माहौलियाती आलूदगी मापने का इस वक्त KPK के अंदर कोई जदीद तरीक़ाकार मौजूद नहीं है। एक ब्रेक के बाद दीगर खबरें और मामला। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। अपने प्रोग्राम में हम बारहा तज़किरा करते रहे कि पाकिस्तान के अंदर चंद मखसूस कंपनियों की गाड़ियां ही सड़कों पर नज़र आती हैं और अवाम ये गाड़ियां ख़रीदने पर मजबूर हैं। लेकिन एक बहुत बड़ी खबर है और अब तकरीबन $150 मिलियन की सरमायाकारी पाकिस्तान में आ रही है, पाकिस्तान की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में। भट्टी साहब इसकी डिटेल्स भी दीजिएगा, लेकिन ये बताइएगा वो मोनोपली जो इससे पहले यहाँ कंपनीज़ हैं, क्या उनकी मोनोपली इस तरह के जॉइंट वेंचर्स के बाद टूट जाएगी? फैसल, देखिए अपने प्रोग्राम में हमने मुतअद्दिद मरतबा इस मामले को टेकअप किया कि जो पाकिस्तान के अंदर ऑटोमोबाइल की कंपनीज़ हैं वो किस तरीके के साथ पाकिस्तानी सार्फिन से इजाफी वसूलियाँ करती हैं, उनको वो सहूलियात, वो टेक्नोलॉजी की ट्रांसफ़र और जो 100% गाड़ियों की प्रोडक्शन उन्होंने यहाँ पर स्टार्ट की थी, 35 साल से ज़्यादा अरसा गुजरने के बावजूद ये ख्वाब हकीकत का रूप नहीं धार सका। लेकिन अब एक तवील अरसे के बाद मुल्क की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ी पेशरफ्त हुई है, जिसके नतीजे में वो एक ख्वाब कि पाकिस्तान के अंदर ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी हो, जिसके तहत पाकिस्तान में 100% गाड़ियों की तैयारी का अमल हो। और सिर्फ ये नहीं बल्कि पाकिस्तान के अंदर इतना बड़ा एक गाड़ियाँ तैयार करने का प्लांट लग सके, जिसके ज़रिए से ना सिर्फ पाकिस्तान की ज़रूरियात पूरी की जा सकें, पाकिस्तान में मुलाजमतों में इजाफा हो, बल्कि खित्ते के दीगर ममालिक को भी गाड़ियाँ एक्सपोर्ट की जा सकें। ये मुल्क की तारीख में पहली मरतबा होने जा रहा है। इसकी तफसीलात हमने कुछ वजारत सनअत व पैदावार से हासिल की हैं, जिसके मुताबिक JWSEZ ग्रुप जो कि पाकिस्तानी ग्रुप है और इसके साथ चीनी ऑटोमोबाइल सेक्टर का एक बड़ा ग्रुप चिंगशा फार्टून कंपनी, इसके मबैन एक जॉइंट वेंचर दिसंबर 2016 पर दस्तखत हुए थे। उसके बाद जिस तरह एक बहुत सी मुश्किलात थी इन मामलात को मटीरियलाइज करने के हवाले से, बहुत सी हर्डल थी, जिसको अबूर करने के बाद बिल आखिर $150 मिलियन सरमायाकारी के जरिए से लाहौर के अंदर ये ऑटोमोबाइल का ये जो प्लांट लगाया गया है, इसकी लॉन्चिंग की तकरीब मुनक्किद होने का दिन आ पहुंचा है। प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट ने हमें इस बात की तस्दीक की है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब 30 नवंबर को पाकिस्तान की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के इस एक बड़े मंसूबे का लॉन्चिंग का बाज़ाब्ता तौर के ऊपर वो इसका इफ्तिताह करेंगे। और जो इसकी तफसीलात हमने हासिल की हैं वो बहुत हौसला अफजा हैं, जिसके मुताबिक $150 मिलियन की इनिशियल सरमायाकारी की गई है। ये पहला मरला है जिसके अंदर 50% सरमायाकारी, इनके $75 मिलियन पाकिस्तानी ग्रुप की जानिब से सरमायाकारी की गई, जबकि $75 मिलियन ही चीनी कंपनी की जानिब से सरमायाकारी की गई, जिसे हम FDI भी कह सकते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ये एक बड़ी हौसला अफजा सूरत हाल पैदा हुई इस हवाले से। उसके साथ इस मौजूदा प्लांट की जो फेज़ 1 में मुकम्मल किया गया है, इसकी जो सलाहियत है वो सालाना 30,000 गाड़ियाँ इससे तैयार की जा सकेंगी। और इसके साथ साथ इसको इस प्लांट को लगाने का जो ऑब्जेक्टिव है, जो लाहौर के अंदर एक 160 एकड़ अराजी पर तमीर किया गया है, इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि ना सिर्फ पाकिस्तान की मार्केट के अंदर गाड़ियों की तलब पूरी करना है, बल्कि इस प्लांट को इस इनिशिएटिव को एक रीजनल हब डिक्लेयर करते हुए मिडल ईस्ट को टारगेट किया जा रहा है, मिडल ईस्ट के मुख्तलिफ ममालिक को और जनूबी एशियाई ममालिक को भी टारगेट किया जा रहा है कि इस पाकिस्तानी ग्रुप के जो और चीनी कंपनी के मबैन जो JV हुआ है, इस जॉइंट वेंचर से, इस प्लांट से जो गाड़ियाँ तैयार की जाएंगी वो एक्सपोर्ट भी की जाएंगी। तो हम इस बात से पुरुमीद हैं कि जब ये स्टेज पहुँचेगी तो इसके नतीजे में पाकिस्तान खतीर ज़र मुबादला भी कमाने में कामयाब हो पाएगा। इसके साथ पहले मरले में लाइट एंड मीडियम कमर्शियल कार्गोज, ट्रक्स, मिनी वैन और SUV गाड़ियाँ तैयार की जाएंगी और इसके साथ साथ
पहले मरले के अंदर 500 अफराद को इस प्रोजेक्ट के अंदर बराह रास्त मुलाजमत फराहम की गई है। उसके साथ फेज़ 2 और फेज़ 3 इसका भी अभी बाकी होगा, जिसके अंदर $300 मिलियन की मजीद सरमायाकारी की जाएगी और एक और मजीद 100 एकड़ अराजी पर मुश्तमिल फेज़ 2 और 3 कायम होगा, जिसके अंदर बसेस तैयार की जाएंगी, हैवी ट्रक्स होंगे और एनर्जी व्हीकल्स जो पेट्रोलियम मसनूआत और मुख्तलिफ चीज़ों को कैरी करती हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक ये तैयार की जाएंगी। दूसरे मरले के अंदर और तीसरे मरले में 3500 अफराद को इस प्लांट में बराह रास्त मुलाजमत फराहम की जाएगी। उसके साथ साथ जो इंपॉर्टेंट है, जो माजी के अंदर गुज़श्ता 35 सालों के दौरान जो ख्वाब हकीकत का रूप नहीं धार सका कि जो मुख्तलिफ कंपनियों ने पाकिस्तान में आकर ये काम शुरू किया, लेकिन ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी 100% नहीं हो सकी। गाड़ियों के इंजन ट्रांसमिशन सिस्टम की बात करें, 100% गाड़ियों की तैयारी पाकिस्तान के अंदर तैयार नहीं हो सकी, अगरचे कि उन कंपनियों की कमिटमेंट थी। ये कमिटमेंट आज तक पूरी नहीं की गई, लेकिन इस प्रोजेक्ट के अंदर, इस जॉइंट वेंचर के अंदर ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी भी होगी और 100% गाड़ियां यहां पर तैयार होंगी और उसके बाद ही ये गाड़ियां दुनिया के इस खिते के दीगर ममालिक को एक्सपोर्ट भी की जाएंगी। ये मुल्क की तारीख में पहली मरतबा होने जा रहा है, जिसके नतीजे में इस ग्रुप के प्रोडक्शन का, ग्रुप के प्लांट से प्रोडक्शन का बाज़ाब्ता आगाज होने के बाद एक मुसाबकत की फजा भी पैदा होगी। दीगर कंपनियां जिनकी मोनोपोली है, जिनका गठजोड़ है, जो आए रोज डॉलर की कदर में इजाफे की आड़ में गाड़ियों की कीमतों में इजाफा करते हैं, उसका भी हौसला शिकनी होगी और हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर के ऊपर वो कंपनियां जो दबाव का बायस बनती हैं, मुख्तलिफ पार्ट्स अभी भी वो इंपोर्ट करती हैं बाहर से, उसके अंदर भी एक जब मुसाबकत की फजा होगी तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि दीगर कंपनियां भी इस ग्रुप को कॉम्पीट करने के लिए ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी करेंगी और 100% प्रोडक्शन पाकिस्तान में स्टार्ट करेंगी। बड़ी साहब, इंतहाई खुशाइंद इक़दाम है ये, और पाकिस्तान के अंदर वो मोनोपोली जो एक अरसे से, दहाइयों से काम कर रही है, उम्मीद ये जाहिर की जा रही है कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की वो मोनोपोली टूट जाएगी। एक और इंतहाई अहम मामला मोहम्मद नवाज संगरा की खबर है। लाहौर से रोज़नामा 92 न्यूज़ में भी ये खबर पब्लिश हुई है। FBI ने 1500 टैक्स चोरों के जो ज़राए हैं, उनके ज़राए आमदन का रिकॉर्ड तलब कर लिया है और ये टैक्स चोर टैक्स एमनेस्टी स्कीम में पकड़े गए हैं। नवाज, ये बताइएगा, ये 1500 लोग कैसे पकड़े गए? टैक्स एमनेस्टी स्कीम तो थी ही ऐसे लोगों के लिए कि लोग इसमें बाज़ाब्ता तौर पे आएँ, लेकिन अगर ये रजिस्टर्ड हुए तो इन्होंने टैक्स क्या अदा नहीं किया। जी बिल्कुल ऐसे ही बात है कि ये जो 1500 लोग हैं ये रजिस्टर्ड तो हुए थे, लेकिन इन्होंने टैक्स अदा नहीं किया। ये जो टैक्स एमनेस्टी स्कीम है ये उन टैक्स चोरों के लिए एक बहुत अच्छी स्कीम थी जिन्होंने अपने असासे अंदरून और बैरून मुल्क छुपाए हुए थे और उनका अभी तक अपनी वेल्थ स्टेटमेंट में जिक्र नहीं किया था। तो इन जो 1500 टैक्स चोर हैं जो अभी FBI के वो सिस्टम में आए हैं, इन्होंने अपनी रिटर्न भरी, अपना जो PSID है, जो एक चलान होता है, वो जनरेट किया कि हम जो टैक्स उसमें जमा करवाना चाहते हैं, लेकिन चलान तो जनरेट किया लेकिन उसका जो है वो टैक्स जमा नहीं करवाया, जिस पर उनका ये ख्याल था कि जब हमने टैक्स जमा नहीं करवाया, हमने चलान फाड़ दिया है तो हम पकड़े नहीं जाएंगे, क्योंकि FBI के पास तो हमारी जो असासे हैं उनका कोई डाटा नहीं है। लेकिन FBI का सिस्टम फॉर्चुनेटली इतना वो एफिशिएंट हो गया है कि वो जो तमाम उन्होंने जो टैक्स पेयर्स थे, जो टैक्स चोर थे, उन्होंने जो जितने भी उसमें PSID अपने भरे, जो भी रिटर्न्स भरी, उसका तमाम तर जो डाटा है वो FBI के सिस्टम में महफूज हो गया और अब FBI ने उसी को लेके उनको जो है वेरीफाई भी किया है। उसको जो CVT के साथ जो PSID थे उनको CVT के साथ वेरीफाई किया है कि इन लोगों ने कब और कहाँ जायदादें खरीदी हैं जिस पर इन्होंने जो कैपिटल वैल्यू टैक्स है जो सूबाई बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को पे किया है, उसकी भी तफसीलात ऑलरेडी FBI के जो सिस्टम में मौजूद हैं। उसके अलावा विद होल्डिंग का डाटा चेक किया गया है कि इन्होंने जिन लोगों ने PSID भरे हैं, इन्होंने कब जो है वो मुख्तलिफ जो बैंकों के साथ ट्रांजैक्शंस किए हैं और तमाम तर जो है तफसीलात FBI के पास आने के बाद FBI ने अब इन टैक्स चोरों के ख़िलाफ़ ये छोटे टैक्स हैं, इन्होंने जो PSID भरे हैं वो मिलियन ऑफ रुपीज़ के हैं, जिसमें 40 से 50-60 लाख रुपए तक इन्होंने अपने वो जो आर्जी चलान हैं वो फिल किए हैं, लेकिन उसके बाद टैक्स जमा नहीं करवाया। और ये ईजी हो गया कि अब हम तो पहले भी एक लंबे अरसे से टैक्स चोरी कर रहे हैं, हमने बहुत सारे अपने ऐसे एसेट्स जो हैं वो छुपाए हुए हैं, लेकिन अब भी FBI को पता नहीं चलेगा। लेकिन अब ऐसा नहीं हुआ और इसके बाद ये सारे लोग जो हैं ये पकड़े गए हैं और अब FBI की ये गिरफ्त में है और FBI ने इनको इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के सेक्शन 122 के तहत जो है वो ऑडिट के नोटिस अरसाल कर दिए। नवाज संगरा साहब, ये बताइएगा कि इन अफराद ने, जिनकी तादाद 1500 के लगभग है, इन्होंने FBI की टैक्स एमनेस्टी स्कीम के ऊपर अमल दरामद करते हुए मुकर्रर वक्त के अंदर उन्होंने अपने
टैक्स की रकम जमा करवाई थी, चालान जमा करवाए थे, लेकिन नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान मुकर्रर वक्त के अंदर उन्हें वो चालान की कॉपी उन्होंने उनके हवाले नहीं की, जिसकी वजह से वो डिक्लेरेशन फाइल नहीं कर सके। तो ये तो FBR की जानिब से नाइंसाफ़ी की गई कि आपने टैक्स एमनेस्टी स्कीम ऑफर की, लोगों ने अपने असासे मुकर्रर वक्त के अंदर जाहिर किए, मतलूबा टैक्स की रकम भी जमा करवाई, अब उन्हीं मालूमात की बुनियाद के ऊपर आप उन्हें नोटिस सर्व कर रहे हैं। ये तो FBR को इन ऐसे अफराद के साथ उनकी एमनेस्टी स्कीम को कानून में दोबारा तौसीह हासिल करके मंजूर करना चाहिए, बजाय इसके कि आप उनको ग्रिल करें। और इस तरीके से तो FBR अपना मुस्तकबिल के अंदर एतमाद खोएगा यकीनी तौर पर। देखिए बड़ी साहब, मेरे ख्याल में ये डिफरेंट केस है। जिस केस की आप बात कर रहे हैं वो डिफरेंट है और ये जो केस है इसमें अभी तक जितने लोगों के जवाब आए हैं इसमें किसी ने ये नहीं कहा कि हमने जो चालान जमा करवाए थे और स्टेट बैंक की तरफ से हमें उसकी क्लियरेंस ना मिलने की वजह से हम ये जमा नहीं करवा सके, बल्कि मुख्तलिफ हीले बहाने बनाए जा रहे हैं कि हमने जी ये किसी और मकसद के लिए किया था, ये किसी और बंदे की यहाँ पर हम रिटर्न जमा करवाना चाह रहे थे, ये हमारा नहीं है। तो उस पर FBR ने कहा है कि हमने तमाम तर इस पर तहकीकात करने के बाद हमने आपको ये नोटिस अरसाल किए हैं और आपकी जो तमाम एसेट्स हैं जो आपने छुपाए हैं आप हमें उनकी तफसीलात फराहम करें। तो अब देखना होगा कि ये आगे चलकर क्या सूरत हाल पैदा होती है, क्योंकि हुकूमत पाकिस्तान जो है वो भरपूर कोशिश कर रही है कि अंदरून और बैरून मुल्क जो है जितने भी टैक्स चोर हैं, जितने भी असासे अभी तक छुपाए जा रहे हैं, उनका डाटा इकट्ठा करके उन लोगों से टैक्स इकट्ठा किया जाए। अब देखना होगा कि हुकूमत किस हद तक कामयाब होती है उन बड़े टैक्स चोरों से टैक्स लेने के लिए जो कि एक लंबे अरसे से टैक्स चोरी कर रहे हैं पाकिस्तान में और कौमी ख़जाने को इसका भारी नुकसान हो रहा है। इंटरेस्टिंग मामला है, लेकिन इसके साथ साथ अफसोसनाक भी है। इस्लामाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी और यहाँ पे बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी तालीमी काबिलियत उनकी ज़िम्मेदारियों के बरक्स है। रोज़नामा 92 न्यूज़ में भी ये खबर पब्लिश हुई है, ज़ीशान जावेद की ये खबर है। ज़ीशान बताइएगा ये कैसे मुमकिन हुआ कि एक आर्ट्स पढ़ा हुआ शख्स इंजीनियर के अहदे पे तैनात है और फिर इसी तरह एक इंटरमीडिएट शख्स 17वें स्केल तक पहुँच जाता है, ये कौन सी करिश्मा साजी थी? भाजी साहब, ये ऐसे है कि अगर हम बात करें तो ये खाली इस्लामाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी का मसला नहीं है, बल्कि पाकिस्तान में ऐसी जितने भी पब्लिक इंटरप्राइजेज़ हैं जहाँ पर मुलाजमीन की तादाद जो है वो हज़ारों में है, वहाँ पर जो भर्तियाँ हैं उसमें लाजमी तौर पर ये बात सामने आई है और माजी में भी ये बात सामने आती रही है कि सियासी बुनियादों पर जो भर्तियाँ हैं या सियासी वोट बैंक जो है उसको मुस्तहकम करने के लिए इन इदारों में जो भर्तियाँ हैं उन पर एक तो मेरिट का ख्याल नहीं रखा जाता और दूसरा उसमें जो तालीमी काबिलियत है उसको अमूमी तौर पर नज़रअंदाज कर दिया जाता है। अभी इस्लामाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के हवाले से जो चीज़ें इनके शफात या दस्तावेज़ी जो उनके शवाहिद थे उसमें जो चीज़ें सामने आई हैं उसमें जो इस्लामाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के मुख्तलिफ इदारे, मसलन अगर आप बात करें अकाउंट्स की, ऑडिट डिपार्टमेंट की, कंप्यूटर सेक्शन की, फिर जो जूनियर इंजीनियरिंग का डिपार्टमेंट है उसमें कुछ ऐसे अफसरान जो चाहे एक अरसे से वहाँ पर मुलाजमत कर भी रहे थे लेकिन उसके बावजूद उनको मुख्तलिफ जमहूरी अदवार में तरक्कियाँ दी जाती रहीं, जिनमें से अभी जो हाल ही में मौजूदा डेवलपमेंट थी जिसके ऊपर हम लोगों ने ये एक स्टोरी की और उसमें जो उनके अपने सरकारी दस्तावेज़ात में दर्ज था उसके मुताबिक ज़्यादातर अफसरान ऐसे थे जिनकी तालीमी काबिलियत या तो मैट्रिक से FA और या फिर उनकी जो तालीमी काबिलियत थी वो उनकी ज़िम्मेदारियों से बिल्कुल बरअक्स थी और उन्हें गुज़श्ता दौरे हुकूमत मुस्लिम लीग नून की और उससे पिछली यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का जो दौरे हुकूमत था उसमें उनको आला ओहदों पर भी तरक्कियाँ दी जाती रहीं। अभी जो हमारे पास तफसीलात थी, चूँकि ये एक बहुत लंबी फहरिस्त थी और उसमें तमाम मामलात को एक ही खबर में और उसमें मुकम्मल तौर पर उनका अहाता करना वो मुमकिन नहीं था, तो हम यहाँ पर कुछ बुनियादी चीज़ें जो है वो शेयर आपसे मैं कर सकता हूँ कि मसलन अकाउंट्स डिपार्टमेंट जो है, अकाउंट्स डिपार्टमेंट में अब एक अफसर काम कर रहे हैं जिनका नाम मोहम्मद सुलेमान है और उनकी तालीमी काबिलियत FA है और उन्हें 13 जुलाई 2017 को जो ISO के अपने दस्तावेज़ात हैं उनके मुताबिक 17वें ग्रेड में तरक्की दी गई। अब अकाउंट सेक्शन जो है वो प्योरली कॉमर्स का जो है वो एक पूरा शोबा होता है और बड़ा सेंसिटिव होता है जिसमें आपके सारे माली हिसाबात जो है वो देखे जाते हैं। अब उसमें एक वो साहब वहाँ पर 17वें ग्रेड में तरक्की हासिल कर रहे हैं जिनकी तालीमी काबिलियत FA है। इसी तरह एक और अफसर जो थे मोहम्मद नवाज़, उनका नाम सामने आया, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में 16 अप्रैल 2011 को उनको अकाउंट सेक्शन में 17वें ग्रेड में तरक्की की दी गई, जबकि उनकी तालीमी काबिलियत जो है वो ISO के दस्तावेज़ात जो उनका HR डिपार्टमेंट का रिकॉर्ड है उसके मुताबिक वो उनकी तालीमी काबिलियत FSC थी। इसी तरह दूसरा अहम डिपार्टमेंट इंजीनियरिंग का डिपार्टमेंट है जिसमें जूनियर इंजीनियरिंग की पोस्ट है। उसमें कुछ चीज़ें बड़ी मज़ेदार किस्म की ये सामने आई
कि जो फहरिस्त थी उसमें 145 के करीब अफसरान थे, जिसमें तकरीबन 32% अफसरान ऐसे थे जिनकी तालीमी काबिलियत जो है वो उनकी ज़िम्मेदारियों से बिल्कुल मुताबिकत रखती थी। मसलन उनमें ज़्यादातर अफसरान BSc और MSc कंप्यूटर इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के जो थे वो लोग उनमें अफसरान शामिल थे। लेकिन उनमें दूसरी साइड पर ऐसे भी अफसरान थे जिनमें दो बड़ा एक मज़ायका खेज़ बात भी थी कि एक जूनियर इंजीनियर की पोस्ट पर एक अफसर सागिर अहमद और मोहम्मद अफजल, जिनकी तालीमी काबिलियत मैट्रिक है, उनको जूनियर इंजीनियर की पोस्ट पर ज़्यादा तरक्की दी गई। जबकि उसके अलावा 4 दिसंबर 2017 में एक और अफसर फ़तेह मोहम्मद, उनकी तालीमी काबिलियत FA थी और उनको जूनियर इंजीनियर की पोस्ट पर तरक्की देगी। जबकि इसमें ऐसे भी अफसरान काम कर रहे हैं जिनकी तालीमी काबिलियत BSc इंजीनियरिंग या MSc इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल में उनके पास उसकी तालीमी जो है असनाद वो उनके पास मौजूद है। इसी तरह फिर आगे कंप्यूटर सेक्शन था, उसकी भी सूरत हाल कुछ इस तरह थी कि उसमें जो इब्तदाई तौर पर मालूमात सामने आई थी उसमें 9 अफसरान में से 5 अफसरान ऐसे थे जिनकी जो तालीमी काबिलियत थी वो कंप्यूटर से रिलेटेड थी। मीन्स उनमें से ज़्यादातर लोग जो थे ये बड़ी बहुत मुफस्सल आपके पास इसकी डिटेल मौजूद है, अफसरान के नाम भी मौजूद है। लेकिन मुस्लिम लीग नून के दौर हुकूमत में अंदर सैकड़ों खिलाफ ज़ाब्ता तकर्रियाँ की गई। साबिक सेक्रेटरी पानी बिजली यूनिस ढाका उसके सामने डट गए। अल्टीमेटली मामला नैब के पास गया, तहकीकात हो रही हैं। ये मामला भी नैब की इन्वेस्टिगेशन के क्लासिक एक एग्जाम्पल मौजूद है। नैब को उसकी तहकीकात क्या करने के लिए किसी ने दरखास्त दी है या नहीं, और कौन से अफसरान जिम्मेदारान हैं जिन्होंने ये तरक्कियों की मंजूरी दी। और आइस्को का अपना एक इंटरनल ऑडिट का सिस्टम है, क्या उन्होंने इस मामले को पॉइंट आउट नहीं किया? इसमें देखें, आपकी जो आखिरी बात थी वहीं से वो सारी बात जो है मैं उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहूँगा कि जैसे आपने बताया कि उनका अपना इंटरनल ऑडिट का सिस्टम है, उनके अपने ऑडिट डिपार्टमेंट में जो है वहाँ पर अफसरान ऐसे काम कर रहे हैं जो कि ऑडिट की जिम्मेदारियाँ FA और मैट्रिक की तालीम के साथ जो है वहाँ पर वो जिम्मेदारियाँ अदा कर रहे हैं। नैब के बारे से जहाँ आपने बात की, इसमें हमारी ISCO के कुछ अफसरान से बात हुई, वो इस पर इब्तदाई तौर पर ऐसे बात करने के लिए तो तैयार नहीं थे। लेकिन वही आपकी वाली बात कि जैसे हम अगर मिनिस्ट्री की बात करें तो मिनिस्ट्री में जो भी स्टेट मिनिस्टर या फेडरल मिनिस्टर जो होते हैं वो अपनी उन्हीं सियासी असर रसूख को इस्तेमाल करते हुए अपने वोट बैंक को मुस्तहकम करने के लिए ऐसे लोगों को इन इदारों में भर्तियां कराते हैं जिनकी या तो तालीमी काबिलियत कम होती है। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट जिशान आपने हाईलाइट किया कि सियासी असर रसूख रखने वाले आला अफसरान, और इन्हीं अफसरान को लेकर अब वफाकी हुकूमत की जानिब से एक पॉलिसी बनाई जा रही है कि किस तरह सियासी वाबस्तगी से मुबर्रा जो अफसरान हैं उनको तरजीह दी जाए। बटी साहब, ये क्या सिलसिला है, पॉलिसी क्या है और कैसे इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा? बज़ाहिर तो बहुत मुश्किल लगता है। सर, यकीनी तौर पर ये मुश्किल काम है, लेकिन ब्यूरोक्रेसी के अंदर इस्लाहात के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने इक़्तिदार संभालते ही कदम उठाया। प्राइम मिनिस्टर के मुशीर की सरबराही में वो इसके ऊपर काम करें इस्लाहात के हवाले से। और अब वफाकी हुकूमत ने, वफाकी काबीना ने यह फैसला किया है कि इन ब्यूरोक्रेसी के अंदर इस्लाहात के लिए पहला कदम उठा ही लिया जाए। 2 बड़े फैसले कर लिए गए, जिसके अंदर पहला फैसला ये कर लिया गया है कि अब पहले जो प्रैक्टिस है फेडरल सेक्रेटरी के ओहदे के ऊपर ग्रेड 22 में किसी भी अफसर को तैनात करने की, और उसके साथ प्राइम मिनिस्टर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी की तैनाती के लिए अब पिक एंड चूज नहीं होगा। सियासी पसंद नापसंद, ये सियासी वाबस्तगी से बालातर होकर तकर्री होगी, और उसके लिए एक तरीक़ेकार वज़ह किया गया है। तरीक़ेकार ये वज़ह किया है कि एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न की जानिब से एक समरी प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को अरसाल की जाएगी। किसी भी वजारत का अगर वफाकी सेक्रेटरी का तकर्रुर होना है या प्राइम मिनिस्टर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी की तकर्री होनी है, 3 नामों की एक ऑप्शन दी जाएगी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को, और उसके साथ उन तीनों अफसरान की तमाम क्रेडेंशियल्स, उनकी सियासी वाबस्तगी, उनकी परफॉर्मेंस, उनकी एक्सपर्टीज़ का हवाला दिया जाएगा, ताकि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मुतलका वजारत के वफाकी सेक्रेटरी के ओहदे के ऊपर बेहतरीन और मौजू अफसर का तकर्रुर कर सकें जो सियासी वाबस्तगी से भी बालातर हो। एक तो ये इनिशिएटिव लिया गया है, और इसके ऊपर अमल दरामद आइंदा वाले कुछ अर्सों के अंदर अमल दरामद होता दिखाई देगा। उसके साथ दूसरा बड़ा फैसला किया गया है कि उसके साथ जो वफाकी हुकूमत के मातहत ब्यूरोक्रेट्स हैं उनकी तकर्री के लिए जो तरीक़ेकार है, उनकी पोस्टिंग का तरीक़ेकार है, उसके ऊपर नज़रसानी का फैसला किया गया है। प्राइम मिनिस्टर के एडवाइज़र टू एस्टेब्लिशमेंट अफेयर्स शहजाद अरबाब साहब की सरबराही में कमेटी कायम कर दी गई है, जिसका मकसद ये है कि अब आइंदा जब इसका वफाकी काबीना बाज़ाब्ता तौर के ऊपर सिविल सर्वेंट एक्ट के अंदर तरमीम की मंजूरी देगी, उसके बाद किसी भी सिविल सर्वेंट को जहाँ कहीं भी वफाकी हुकूमत में या किसी भी सूबे में उसकी तैनाती की जाएगी, उसके अंदर भी इस बात को मलहूज़े खातिर रखा जाएगा कि उसकी किसी जमात से सियासी वाबस्तगी ना हो, और उसके साथ साथ उसके लिए 6 माह का प्रोबेशन पीरियड मुकर्रर किया जाएगा। उस 6 माह के दौरान उसकी कारकर्दगी को, परफॉर्मेंस को एवेल्युएट किया जाएगा,
और उसके बाद फैसला किया जाएगा। अगर वो उसकी परफॉर्मेंस सेटिस्फैक्ट्री होगी तो उसे 3 साल के लिए उस ओहदे के ऊपर तैनात किया जाएगा। उसकी पोस्टिंग को 3 साल से पहले ख़त्म या तब्दील नहीं किया जाएगा। प्रोग्राम का वक्त भी खत्म हो रहा है। हमारे मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से हमारे नुमाइंदगान काजी नदीम इकबाल, मोहम्मद नवाज संगरा, जीशान ककरखेल, जीशान जावेद, इकराम होती और सुहेल इकबाल भट्टी, आप सबका बहुत शुक्रिया। फैसल अब्बासी को आज के प्रोग्राम से इजाज़त।